गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डेली डिक्टेशन की अपडेट पाने के लिए और भी कई तरह की डिक्टेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। एंड डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को भी ज्वाइन करें। और मैं जीवनी की डिक्टेशन भी अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसे भी लिखें, वो भी हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना काल में यह खबर राहत देने वाली है कि जिन देशों में मामले तेजी से घट रहे हैं, वहां अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बहाल करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह करीब 1 साल से अस्त व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पटरी पर लौटने का संकेत है। इस सुखद खबर का दुखद पहलू यह है कि कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके भारतीय फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं कर पाएंगे। विभिन्न देशों के नए यात्रा नियमों के मुताबिक वही लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर सकते हैं जो इन देशों की नियामक संस्था से मंजूर वैक्सीन या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की आपात इस्तेमाल की लिस्ट EUL में शामिल वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हों। WHO की EUL में मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म आदि के साथ सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड भी है, लेकिन कोवैक्सीन को इसमें जगह नहीं मिली है। पैराचेन। अफसोस की बात है कि कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को जो आवश्यक औपचारिकताएं काफी पहले पूरी कर लेनी चाहिए थी, अब तक पूरी नहीं की गई। WHO ने हाल ही EUL का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बारे में जानकारी साझा की, तो भारत बायोटेक के साथ साथ भारत सरकार का ध्यान भी इस तरफ गया। भारत बायोटेक का कहना है कि WHO की EUL में शामिल होने के लिए वह काफी पहले आवेदन कर चुकी है। WHO ने वैक्सीन के बारे में और जानकारी मांगी थी, इसलिए प्रक्रिया अटकी हुई है। बेशक वैक्सीन के उत्पादन को लेकर कंपनी पर अतिरिक्त दबाव है, लेकिन वह मांगी गई जानकारी समय पर देकर EUL में अपनी वैक्सीन की जगह सुनिश्चित कर सकती थी। पैराचेन। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। भारत सरकार अब भारत बायोटेक के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को तेज करने में जुट गई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सोमवार को भारत बायोटेक के अफसरों के साथ बैठक करने वाले हैं। भारत सरकार की चिंता यह है कि कोरोना के खिलाफ ज्यादा प्रभावी होने के बावजूद देसी कोवैक्सीन को अब तक WHO की EUL में जगह क्यों नहीं मिली। भारत सरकार की कोशिश है कि कोवैक्सीन का नाम जल्द EUL में सुनिश्चित हो जाए, ताकि भारतीय नागरिकों को नॉन वैक्सीनेटेड बताकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से वंचित नहीं किया जाए। EUL में शामिल होने के बाद दूसरे देशों में कोवैक्सीन के उत्पादन का रास्ता भी खुल सकता है।
वैक्सीन पर WHO की प्री सबमिशन बैठक इसी महीने या जून में हो सकती है। इसमें कंपनी के डोजियर की समीक्षा के बाद वैक्सीन को EUL में शामिल करने पर फैसला होगा। जाहिर है भारत बायोटेक को काफ़ी जांच परख कर डोजियर तैयार करना होगा। इसमें किसी भी तरह की कमी बेशी से कोवैक्सीन को कुछ और समय के लिए WHO की EUL से दूर रखने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड भी रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। टीकाकरण की धीमी रफ्तार गंभीर चिंता की बात है। महामारी पर काबू पाने के लिए जांच, इलाज और संपर्कों का पता लगाने से भी ज़्यादा टीकाकरण को सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना गया। लेकिन इस काम में ही सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। समय से टीकों की आपूर्ति नहीं होने से कई राज्यों को अपने यहाँ टीकाकरण केंद्र बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री टीकों के लिए गुहार लगा रहे हैं। यह बिल्कुल वैसी स्थिति बन गई है जैसे पिछले दिनों ऑक्सीजन संकट के दौरान देखने को मिली थी। गौरतलब है कि महामारी जिस प्रकृति की है, उसे देखते हुए जल्द से जल्द सबको टीके चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के दावों में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार लगातार कह रही है कि टीके पर्याप्त हैं, राज्यों को पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और इसी साल के अंत तक देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर क्यों राज्यों को टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं? अगर राज्यों के पास टीका ही नहीं होगा और सिर्फ 2-3 दिन के भंडार पर यह अभियान चलेगा तो कैसे टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होगा? यह समझ से परे है। पैराचेन। इसमें कोई संदेह नहीं कि टीकाकरण अभियान को लेकर कई संकटों से दो चार होना पड़ रहा है। इसके लिए पूरे तौर पर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार दिखती है। देश में टीकाकरण की नीति और उस पर अमल तक के मामले में आए दिन जिस तरह के फैसले देखने को मिल रहे हैं, उससे लगता है कि इस मिशन की तैयारियों में भारी खामियां रहीं। टीका निर्माता कंपनियों की कमी, उनका रुख, उत्पादन क्षमता, कीमत को लेकर मोल भाव के हालात जैसे तमाम कारण हैं जो इस अभियान में बाधा बने। टीकों की खरीद और मोल भाव को लेकर राज्यों को अलग जूझना पड़ रहा है, जबकि पिछले 1 साल से सरकार को यह पता था कि आने वाले वक्त देश में बड़ा टीका अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन टीका आ जाने के बाद भी सरकार देश की ज़रूरत के मुताबिक इनका उत्पादन सुनिश्चित नहीं कर पाई। देश सिर्फ 2 टीका निर्माता कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर ही निर्भर बना रहा, जबकि होना यह चाहिए था
कि महामारी की दस्तक के बाद ही सरकार और कंपनियों को टीके तैयार करने की मुहिम में लगाती, भले इनमें कितना ही निवेश या खर्च क्यों ना आता। फिर सीरम जैसी कंपनियों ने दूसरे देशों के साथ जो व्यापारिक अनुबंध पहले ही कर लिए थे उससे उसे रोका जाना था और देश की ज़रूरत पहले पूरी की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीके निर्यात होते रहे, इसकी कीमत आज देश की जनता चुका रही है। पैराचेन अब आनन फानन में विदेशी टीकों को मंजूरी देनी पड़ रही है, लेकिन इन टीकों को भी आने में अभी वक्त लगेगा। देशी कंपनियों का उत्पादन बढ़ने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन तब तक क्या होगा? इधर 18 से 44 साल के वयस्कों के लिए भी मांग अचानक बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि अब ना तो वयस्कों को ही टीके लग पा रहे हैं और ना ही 44 साल से ऊपर वालों के टीकाकरण का काम तरीके से चल रहा है। लोग रोजाना कतारों में धक्के खा रहे हैं। जिसे टीके की पहली खुराक लग गई है उसे दूसरी के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति एक लचर और लापरवाह व्यवस्था का परिचायक है। जाहिर है आकलन के हर स्तर पर हम कमजोर रहे। क्या ऐसे में साल के अंत तक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल हो पाएगा? स्टॉप।